अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हमसायों की बात करें, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त खत्ते में। ईरान में एक सूरत हाल बनी, वहां पे क्यास हुआ और अब वो क्यास थमता हुआ नजर आ रहा है या इसमें मजीद इजाफा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। साथ कल DGISPR की एक बहुत तवील और बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सवाल उठाए गए और ये बात अब जेर बहस है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की असल वजह क्या है। क्या दहशतगर्दी के पीछे कोई सियासी जमातें हैं, उनकी कोई पॉलिसीज हैं, या एक ऐसा डिवाइड है जो पाकिस्तान की सियासी जमात और अस्करी इदारों में मौजूद है। ये सारी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजिया निगार की तारीफ को मोहताज नहीं जनाब रियाज आज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रही। रियाज साहब, मैं जरा DGISPR वाले मैटर पे पहले बात करूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज है और बड़ी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है। और फितनतुल खवारिज के हवाले से जो इस वक्त DGISPR की जानिब से पॉलिसी ब्रीफ दिया गया, उस पे आपको लगता है कि पाकिस्तान में कंसेंसस है? नहीं है तो क्या वो पॉसिबल है इस वक्त जो माहौल है? देखिए, अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से कंसेंसस की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जाहिर है कि उसमें डिवाइड है। हम्म। और जो पीटीआई वाले लोग हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और दूसरी पार्टियां उसमें से बेशतर मैं समझता हूं कि 90% पार्टियां जो हैं फौज और हुकूमत के साथ हैं। वो ये समझती हैं कि ये ऑपरेशन होना चाहिए, और अफगानियों ने बड़े मसाइल पैदा किए हैं पाकिस्तान के लिए। और ये दहशतगर्दी भी उनका जैसे मौकफ रहा DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि ये ज्यादातर अगवान ही कर रहे हैं और अगवान ही इस सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं। तो इनके खिलाफ एक मुनज्जम ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन केपी की गवर्नमेंट जो है वो ताउन न पहले कर रही थी ना वो अब कर रही है। ठीक। अब जरा ज्यादा शिद्दत आ गई है उनके इस मौकिफ में कि हम ताउन नहीं करेंगे। इससे पहले जो वजीर आला थे वो किसी हद तक ताउन कर रहे थे हम्म। इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन मौजूदा वजीर आला ताउन नहीं कर रहा। और वो जाहिर है कि डायरेक्टिव्स हैं इमरान खान के और उसको वो फॉलो कर रहा है। सही। अच्छा, इस हवाले से एक बड़ी अहम बात मैं कहना चाहता हूँ। DGISPR का जो लबो लहजा था, जो उनका तर्ज अमल था, या जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी, मैं समझता हूँ कि जो बातें उन्होंने की है खासतौर से पीटीआई के हवाले से, उनको जरूरत नहीं थी ये बातें करने की। ऐसा महसूस हो रहा था उनकी गुफ्तगू से जैसे कोई सियासी पार्टी का नुमाइंदा बात कर रहा है। मतलब ही वॉज बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। उनको इतन इस हद तक ये सारी बातें किसी और से भी कहलवाई जा सकती थी। बहुत सारे लोग हैं उनके ऐसे लूप में जो ये बातें कह सकते हैं मुख्तलिफ फोरम्स में बैठ के या डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हम्म। अब देखिए, एक मुल्क की दिफा के लिए मामूर एक इदारा है, वो बड़ा अहम इदारा है, और पाकिस्तान का अब दुनिया में एक बड़ा वकार बुलंद हुआ है, बहुत अहमियत वाजे हुई है पाकिस्तान की, लोग बड़ा एहतराम कर रहे हैं। अब उसमें आप एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से बिहेव करेंगे और आके किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को या उस पार्टी को पूरा इस तरह बात करेंगे, तो ये आप पे जेब नहीं देता। ये आपके मनसब के मुनाफी बात है। आपको नहीं करनी चाहिए इस तरह की बात कि यू आर जस्ट लाइक बिहेविंग जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, और उसकी या उसका तर्जुमान के तौर पे आप बात कर रहे हैं। आपको, हाँ, जहां तक इंडिया पाकिस्तान का ताल्लुक है, जहां तक दीगर मामला इशू है, ईरान का इशू है या कोलंबिया का इशू है या वेनेजुएला का इशू, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन चलिए, वो वहां आप आपके पर चलते हैं या आप थोड़ा सा एहतियात करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिस पे आप बात कर सकते हैं। इस मामले पे खास तौर से जो पीटीआई का मामला है, उस पर आके आप इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा नहीं ख्याल कि आपको करनी चाहिए। मैं इस पे बड़ी रिजर्वेशन है मेरी। अच्छा रियाज साहब, आपने रिजर्वेशन की बात की, लेकिन फौज की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन करते हैं, हमारी बहादुर अफवाज वहां पे जाती है, शोहदा कुर्बानी देते हैं, फौज कुर्बानियां देती है, लोग कुर्बानियां देते हैं, और फिर जब एक सियासी कंसेंसस नहीं होता तो फिर वो वहीं पे वापस मामला जूं का तू रहता है। तहरीक इंसाफ का मौका भी है कि माजी में कई ऑपरेशन हुए, लेकिन उसके बाद जब पॉलिसी तब्दील होती है तो फिर वो दहशतगर्द, जिनको आज हम कभी दहशतगर्द कभी हम मुजाहिद कहते हैं, फिर वो आके बच जाते हैं। इसका हल क्या है रियाज साहब? मतलब दोनों जानिब से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही, कोई बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखिए, हल इसका जाहिर है ये कि कंसेंसस होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात करनी चाहिए, एक दूसरे के मामलात को समझना चाहिए। और ये फौज का काम नहीं है।
ये सियासी जमातों का काम है, ये हुकूमत का काम है कि वो कंसेंसस राइट। डेवलप करे, डेवलप माहौल बना के दे उनको कि वो उसके ऊपर उनको जरूरत ना पड़े इस तरह की बात करने की। ये काम आईएसपीआर का है ही नहीं जो वो करना चाहते हैं। असल में देखिए, एक प्रॉब्लम बड़ी एहतियात से मैं बात करूं अगर, तो ये रहा है पाकिस्तान की तारीख अगर आप उठा के देखें कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ये समझा है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है और जो सामने वाला कर रहा है वो गलत है। हम्म। और इस तारीख को अगर आप उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी पाकिस्तान में बड़े मसाइल पैदा हुए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज की वजह से पैदा हुए हैं। पहले वो मसाइल बनाते हैं, उस वक्त वो कह रहे होते हैं हम ठीक कर रहे हैं, और फिर वो मसाइल खत्म कर रहे होते हैं, उस वक्त वो कह रहे हैं हम कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि उनको अब थोड़ा सा इस पे ब्रेक लगाना चाहिए। अब बहुत हो गया, 70-75 साल से उनकी यही पॉलिसी चल रही है, इसके ऊपर अब ब्रेक लगना चाहिए। अब जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, उनका काम नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अब वो ये समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज का वक़ार दुनिया में बहुत बुलंद हुआ है। इस वक्त आप बहुत जबरदस्त पोजीशन में हैं सारी दुनिया में। इंडिया आपके मुकाबले में जो बहुत बड़ी ताकत है इस रीजन की, हर एतबार से, अददी एतबार से भी, हर एतबार से भी, लेकिन वो पीछे गया है और वो आपके सामने झुकने पे मजबूर हुआ है। आपने देखा कि जयशंकर ने खुद आके मुलाकात की और खुद आके हाथ मिलाया, हैंडशेक किया जी। हमारे मुल्क के स्पीकर से कौमी असेंबली के बांग्लादेश में। तो इसका मतलब है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप हमें नीचे आना है, मतलब हम्म। उनका एरोगेंस आपने तोड़ा है, आप बहुत बड़ी ताकत बन गए। आपको इन छोटे मामलात में, ये पैटी मसाइल में आपको नहीं उलझना चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, क्या उसकी अप्रोच है, ये सारा काम आप हुकूमत पे छोड़ के तो देखें। आप हुकूमत को आजादी नहीं करते कि यार वो आजादी से फैसले करे और आजादी से सियासत करे, टॉक्स करे और मामलात को सीधा करे। आप अपनी डायरेक्शन पे मुल्क को अभी भी चला रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आप पीछे हट जाए, मामला सही हो जाएगा। शायद 1.5-2 साल 3 साल लगेंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरीके से बैठे रहे और डटे रहे, यानी स्टेब्लिशमेंट हमारी डटी रही अपनी अपने मौकफ पर कि हम ही ठीक करते हैं, तो फिर मसाइल तो होंगे। और वो मसाइल जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कंसेंसस नहीं हो रहा, वो नहीं होगा कभी भी। इसलिए कि आप अपनी बात कहते रहेंगे, सामने वाला अपनी बात कहता रहेगा। देखिए, माजी में अगर हम देखें, हम बांग्लादेश की मिसाल, इमरान खान तो अब तवातुर से देते हैं, मुजीबुर रहमान को वो हीरो करार देते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान जब टूटा, उसकी उनकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां थी उसके अंदर, तो वो आप रियलाइज ही नहीं करते। आप कहते हैं वो भी ठीक था, आप कहते हैं ये भी ठीक है। तो ये इस तरह नहीं चलेगा भाई, आगे चल के आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान, इस वक्त देखिए क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, केपी में क्या सूरत हाल है। केपी में सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि मामला आपके हाथ से नियरली निकल रहे हैं। तो खुदा के लिए आप थोड़ा सा अक्ल को हाथ लगाएं और मामलात को सीधा करने की कोशिश करें, अपनी गिरफ्त ढीली करें इख्तिदार पर से, और सारे फैसले खुद ना करें। उसमें दूसरे को शेयरिंग दें, हुकूमत को शेयरिंग दें, हुकूमत को इख्तियार दें कि जाइए जाके बात कीजिए। मेरा ख्याल है हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो मामलात को सही कर सकते हैं बातचीत के जरिए, मुलाकात के जरिए। लेकिन आप उनको खुला तो छोड़िए, उनको आजादी तो दीजिए। आप तो आजादी ही नहीं दे रहे। आप देखिए ना, जेलर को आपने इतना इतना ताकतवर बनाया हुआ है कि वो मुलाकात नहीं करने देता। कहते हैं जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो नहीं चाहता कि मुलाकात हो, या वो जब चाहेगा जब मुलाकात होगी इमरान खान से, उनके पार्टी के रहनुमाओं की। तो जेल सुपरिटेंडेंट कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना मजबूत, इतना ताकतवर हुआ है? तो नहीं आप नहीं। मजाक कर रहे हैं पूरी कौम के साथ। अच्छा, ये बात नहीं है कि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, ये जी। ओपन सेक्रेट है, ये सबको समझ में आ रहा है कि कौन हाँ। मामला चला रहा है, किसके पास इख्तियार है। तो खुदा के लिए आप थोड़ा सा इसमें बेहतरी लाने के लिए फौज को, जिसने बहुत कुर्बानी दी है पाकिस्तान को बचाने के लिए, और बहुत माजरत के साथ पाकिस्तान को तबाह करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज रियाज। आपकी पोजीशन बहुत बेहतर है, आज आपकी पोजीशन बहुत बेहतर है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके पीछे हैं, कौम आपके पीछे। आज आपको अपनी पॉलिसी बदल लें तो आप शायद इससे भी ज्यादा आपका वकार बुलंद होगा। जी। रियाज साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें बड़ी अहम थी। एक तो हमने देखा कि फिर मुहब्बे वतनी की बात की गई, गद्दारी की बात की गई, बारीक वारदात की बात की गई। दहशतगर्द तंजीमें किस सियासी जमात को निशाना बनाती हैं, किसको नहीं बनाती, किसको छोड़ देती हैं, ये सारी बातें की गई। आपको लगता है कि इससे माहौल मजीद बिगड़ेगा? क्योंकि अगर हम डायलॉग की बात करें या हम एक डिसीजन मेकिंग की बात करें, वो तो इवेंचुअली पॉलिटिकल गवर्नमेंट से आना है। और अगर
ये सूरत हाल रही तो केपीके की पॉलिटिकल जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट एंड पार्सल होती हुई नजर तो नहीं आ रही। अच्छा, मुझे इसमें बड़ी मजे की बात है कि आप 1.5 2 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी डीजे है इस पर साहब, और सारी पॉलिटिकल बातें करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को निशाना भी बनाते हैं। आप ये भी कहते हैं कि फलां पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसी है, और उसको निशाना दहशतगर्द नहीं बनाते हैं, यानी आप सारी सियासी बातें कर रहे हैं। हम्म। और आखिर में आप कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। और ये बड़ी अजीब मतलब वहां बैठे हुए जर्नलिस्ट भी हंस रहे होते हैं, आप खुद भी अकेले में हंस रहे होते होंगे, और सारी दुनिया ये सोच के तमस्कुर उड़ा रही होती होगी कि यार सारी बातें तो सियासी कर रहे हैं आप। वो हम्म। सियासी, मैं तो आपसे यहां तक कह रहा हूँ कि आप यू आर बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। जब पॉलिटिकल पार्टी का मैटर आता है तो आप उसमें अगर ये कहें कि मतलब इस तरह किसी डायरेक्ट किसी पार्टी को निशाना बनाए, तो ये आपका काम नहीं है, मनसब नहीं है आपका। आप अपने मनसब से बहुत नीचे आके बात कर रहे हैं। हम्म। मैं आपका मनसब बहुत ऊपर देख रहा हूँ। और क्योंकि आलमी जो सिनेरियो है इस वक्त, वर्ल्ड सिनेरियो, उसमें जी। आपकी पोजीशन बहुत मजबूत हुई है। वो जंग आपने जीती है, बहुत बड़ा मार्का किया है आपने, बहुत बड़े ताकतवर दुश्मन को आपने शिकस्त दी है। ये आप सोचिए कि आपकी पोजीशन क्या है, आप किस किस वकार और किस इस मंच पे खड़े हैं। अब आप वहां से अपने आप को नीचे मत लाइए। आप ये छोटी छोटी बातों में मत उलझिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी पे दहशतगर्दों ने हमला किया नहीं किया। ये तो इसका मतलब है कि आप वही जबान बोल रहे हैं जो मुस्लिम लीग बोल रही है या पीपल्स पार्टी बोल रही है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम? तो हम्म। आपको मतलब हालात बेहतर करने के लिए अपने रवैये को बदलना पड़ेगा, अपने अंदाज को बदलना पड़ेगा। जो बातें आप कहना चाहते हैं, आपके बहुत सारे लोग इसी मार्केट में घूम रहे हैं, फैसल वाउडर जैसे, उनसे कहलवा दीजिए ये सारी बातें। वो लोगों को पता है कि अब जब वो कह रहे होंगे तो आप ही कह रहे हैं, लेकिन आपका कम से कम एक फेस सेविंग तो रहेगी ना। तो इसलिए आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, रियाज, जस्ट टू कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन, शुएल आफरीदी साहब अभी कराची का दौरा करेंगे, पंजाब वो जा चुके हैं, सिंध की तरफ रुख का वो रुख करें, पीपल्स पार्टी ने वेलकम भी कर दिया उन्हें। आपको लगता है कि 8 फरवरी जो तहरीक इंसाफ अब एक कॉल देने जा रही है, एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि लोग निकलें सड़कों पे आए, आपको लगता है ये जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल सकती है, या महज एक रस्मी कार्रवाई है, कोई ज्यादा इस वक्त तहरीक इंसाफ को होपफुल होने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो मुझे कुछ इसके अंदर ऐसी बात नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर मुझे एक बहुत अच्छी चीज नजर आई। वो ये कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया, हम्म। या कर रही है या करेगी, और उनको होपफुली। वेलकम किया। तो इसमें नहीं, उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि वो सियासी लोग हैं, वो सियासी अंदाज से मामला को हैंडल करते हैं, अपने दुश्मन हम्म। को भी सियासत के दायरे में रखकर उसके खिलाफ बातें करते हैं या उसके मामला को तय करते हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी का एक अच्छा जेस्चर है। इसलिए नहीं है कि स्पेस देना है पीटीआई को कराची में या सिंध में, इसलिए कि सियासत का तकाजा ये है कि आप अपने 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 जो वकार है उसको कायम रखिए और कहिए आइए। उसके बाद वो सियासी अंदाज से उनको शिकस्त दें या उनको उनको कहीं ना कहीं जाके जिच करें। ये उनका तरीका है। मतलब सियासत में यही होता है ना कि आप हम्म। खूबसूरत खूबसूरत अंदाज से खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेके आप बात करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ इस हद तक तो बात सही इम्पैक्ट है। करेगा शुएल तो आफरीदी साहब का कराची आना तहरीक नहीं, इंसाफ की इस पूरे मैं मोमेंटम नहीं को? समझता, इसलिए कि देखिए यहाँ पर भी उनके कोई खास वर्कर, खास स्ट्रेंथ उनकी नहीं है सिंध में। तंजीम और नहीं जो है मौजूद है, वो वर्कर तो अलग बात है, तंजीम में जो मौजूद नहीं है तहरीक इंसाफ। जो हैं वो बहुत डरे हुए हैं। हम्म। तो बस ये है कि रस्मी सा एक दौरा होगा, शोर शराबा होगा, नारे लगेंगे, प्रेस क्लब जाएंगे, वहां बातें करेंगे, मीडिया में खबरें लगेंगी, बस इस हद तक तो ठीक है। बाकी मैं नहीं समझता कि इससे आगे कोई बात होने वाली है। सर, पॉइंट टेकन। जरा दूसरी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है ना, वो तो बड़ा हीटअप हुआ हुआ है, तो पाकिस्तान का सरहदी मामला बड़ा खतरनाक हो गया सर। ईरान इस वक्त जिस तरीके से वेनेजुला में एक सिचुएशन हुई, वेनेजुला के सदर को उसके घर से उठा के उसकी बेगम समेत अमेरिका पहुंचा दिया गया, हथकड़ियां लगाई गई, पूरे मुल्क में घुमाया गया। अब ईरान के बारे में यही हो रहा था कि ईरान में एक इंतशार है, वहां पे एक अवाम का सैलाब है और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कुछ इस तरह की भी खबरें चल गई या चलाई गई या वॉट एवर के शायद वहां की जो उनकी सुप्रीम लीडर हैं वो मुल्क से फरार हो गए या फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। सडनली अब ऐसा हुआ कि चीजें कंट्रोल में आ गई। ईरान में हो क्या रहा है और ये पाकिस्तान के लिए कितना आम है? देखिए, पहले ईरान को हम डिस्कस कर लें कि ईरान में जिस तर्ज की हुकूमत पिछले 40 45 साल से रही है,
उसमें वो मतलब डिक्टेटर हैं, वो अपने मामलात को डिक्टेशन के जरिए हल करते हैं। जी। उनको पता है कि उनके अवाम उनके साथ हो ना हो, लेकिन उनकी जो फौज है पासदाराना है वो उनके 100% जो है वफादार है। वो उनके जरिए अपने सारे कवानीन को, सारी अपनी पॉलिटिकल जो अप्रोच है उसको वो नाफिज करते हैं, और वो उसको मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हालिया तेहरान में या तकरीबन 32 शहरों में मुजाहरे हुए हैं, और वो बढ़ते जा रहे हैं, वो गालिबन और भी शहरों में फैले हैं, 40 शहर तक गए हैं। मुख्तलिफ खबरों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जो आई हैं हम तक, उसमें उन 40 शहरों में वो मुजाहरे हुए हैं, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट या ईरान का मीडिया कहता है कि वो 26 शहरों में मुजाहरे हुए हैं। चलिए 26 में भी अगर हुए हैं तो ये मैटर करते हैं कि लोग परेशान हैं। अब लोग इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपके साथ भी हैं तो परेशान है, माशी हालत उनकी बहुत खराब है। हम्म। इतना ज्यादा डॉलर का, जो $1 अब 1,30,000 1,40,000 तोमान का $1 हो रहा है, तो इसमें उनकी मईशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। अभी 3-4 मतलब महीने पहले, या मेरे ख्याल है साल पहले, जंग से पहले आप कह लीजिए, यही डॉलर जो है वो 4-5,000 6,000 तोमन का था। अब वो बढ़कर इतना ज्यादा हो गया, तो लोग बहुत परेशान हैं कि क्योंकि उनकी मईशत, अगर वो कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो वो उसको सह नहीं पा रहे हैं, वो उसकी जो जो महंगाई है वो जी। बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये वजह है वहां पे। रिया अच्छा, साहब, अब इसको ईरान का सप्रेस करना मसला है। अब महंगाई है मेरी या बात कुछ मेरी बैरूनी बात मामलात अगर में? जी जी मेरी बात अगर कंट्रोल जी जी। कंप्लीट हो जाए, कंक्लूड करूं मैं अपनी बात। देखिए, अब इसका जाहिर है कि इसमें एक रद्दमल आ रहा है लोगों का कि इतनी महंगाई हो रही है, अब क्या कर रही है हुकूमत। अब हुकूमत क्या कर रही है कि दो तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। खामनाई साहब उसको दो तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एक तो वो ये बात कह रहे हैं कि भाई आपके जायज मुतालबात हैं, हम उसको हल करते हैं, और गालिब उन्होंने $7-8 का जी। उन्होंने महीने का कहा भी है कि भाई हम ताजरों को देंगे। अब $7-8 से क्या बनता है, ये तो उनको भी पता है, और हम्म। सारी उनकी ईरानी कौम को पता है। और हम्म। दूसरी बात, वो ये कर रहे हैं कि वो सप्रेस कर रहे हैं उसी तरीके से जैसे वो माजी में मामलात को चलाते रहे कि भाई ताकत के जरिए आपने दबाना है लोगों को। और तीसरी बात ये कि वहाँ किसी मीडिया की रसाई नहीं है। आपको जो इमेजेस मिलते हैं, जो फुटेजेस मिलते हैं, वो सेटेलाइट फुटेजेस हैं। जी। वहां अंदरूनी तौर पे मीडिया की रसाई नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि 36 शहरों में हो रहा है, 40 शहरों में हो रहा है, एहतजाजी मुजाहरा है, या 26 शहरों में हो रहा हम्म। है। ये अलबत्ता है कि आपको ये पता चलता है कि मुजाहरे हो रहे हैं। तो जी। असल बात तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते। उनकी इतना सख्त कंट्रोल है उनका मीडिया के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट का। तो असल बात तो जब आप असल बात तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप असल सही तजिया भी उस तरह नहीं कर पाएंगे हालात का किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जी। उनका कंट्रोल इतना मजबूत है अवाम पर कि वो अपने लोगों को हिलने नहीं देते। और वो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो। रियासत, क्या ईरान का मामला वेनेजुला जैसा हो सकता है कि सडनली कोई अमेरिकी जहाज आए, कोई कमांडोज आए, वहां से ईरानी सुप्रीम कमांडर को लेके चले जाएं? ऐसा कुछ जो सब बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ मुमकिन है? देखिए, अगर ये मुमकिन होता ना, तो वो अभी जो इसराइल ने हमला किया और खुद अमेरिका ने आके बम्बार्डमेंट किया वहां, वो उस वक्त कर चुके होते हैं। हम्म। ये इतना आसान काम नहीं है। ईरान एक एक पावर है, एक नेशन है वो भाई, और 12-13 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है, बड़ा सही। मुल्क है, पाकिस्तान से रकबे में बड़ा मुल्क है। जी। तो आप ऐसे मुल्क को कैसे आप इस तरीके से कैप्चर करेंगे या उसके लीडर को उठा के ले जाएंगे। और फिर दूसरी बड़ी बात ये कि ईरान से अमेरिका का फासला हजारों मील का है भाई। ये कोई हम्म। हेलीकॉप्टर का सफर थोड़ी है कि उठा के आप हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे और वो मसला हल कर देंगे। और मतलब पहले तो उठा ही नहीं सकते आप। सही। दूसरा, अगर आपने फर्ज कर लीजिए ऐसा किया सर, भी कहीं तो दाएं उनकी बाएं से मिजाइल है मदद तो आ भाई। ही सकती है ना? ईरान के साथ बहुत सी सरहदें हैं, कहीं दाएं से कहीं बाएं से कोई मदद आ जाए, आप नहीं समझ नहीं, सकते हैं? मदद आ भी जाए, अब मदद अगर आ भी जाए तभी ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ईरान कुछ भी नहीं है तो मिसाइल पावर तो है ना। जी तो बिल्कुल। आप वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपके सारे जहाज, आपके हेलीकॉप्टर उड़ा दिए। अभी देखिए कितने जबरदस्त हमले किए जंग के दौरान इसराइल के खिलाफ। उन्होंने अपने आप को तसल्ली तो दी है कि हमने मिसाइल चलाए, वो लगे नहीं किसी को, वो हदफ पे नहीं लगे। ये अलग एक सब्जेक्ट है, अलग अलग एक मैटर है। हम्म। लेकिन उन्होंने अपने रिस्पॉन्ड तो किया है। लेकिन अगर उन्हीं की रेंज में कोई आ गया फिर हम्म। तो वो नहीं बच पाएगा ना। बिल्कुल। फिर तो कोई वो जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो, वो फिर वो बच नहीं पाएगा। तो इतना आसान नहीं है। ये मीडिया की हद तक कि वार्म अप करने के लिए लोगों की तवज्जो इधर से उधर हटाने के लिए इस तरह की बातें
हमारे मीडिया के लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ दमखम है कि खामनाई को उठा के ले जाएंगे। मजाक है यार, वो एक पावर है, वो एक नेशन है। वेनेजुएला आपके पड़ोस का मुल्क है, बराबर में आप, मतलब आपके बैठा है। आपको कितनी देर लगी वहां से सदर को उठा के अपने जी। न्यूयॉर्क पहुंचाने में, या अपने मुल्क गोंतानामा बे पहुंचाने में कितनी देर लगी? वहां से उठा के फिर अपने घर ले जाने में कितनी देर लगी उनको? लेकिन यहाँ से आप उठा के ले जाएं उनको, कोई मजाक नहीं है। इस तरह कर खुद अमेरिका भी नहीं करेगा। वो समझता है कि यार हमें अपनी अगर वकार बचाना है, इज्जत बचानी है, अपना नाम बचाना है, तो कम से कम इस तरह की कोई हरकत ना करे जिसमें हमें शदीद बदतरीन नाकामी हो। अभी वहां भी आप देख लें कि वो एतराफ कर रहे हैं, उनके 24-25 जो है वो उनके एहलकार मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। हालांकि मैं समझता हूं कि वेनेजुएला में उनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें उनकी फौज और उनकी स्टैब्लिशमेंट अमेरिका के साथ खड़ी थी और सारी सही। इंफॉर्मेशन दे रही थी कि ये करो करो, तो उनके इशारे पे किया गया। उसके बावजूद वो फौज फौज ने जो नीचे के लोगों को तो नहीं पता होता, उन्होंने डिक्शन किया और 75 लोग मरे हैं, जिसमें 25-26 जो है अमेरिकन एहलकार हैं, यानी उनके फौजी हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है काम ये कि अमेरिका वहां से आएगा यहाँ आके ऑपरेशन ईरान में कर लेगा। वो वहीं कर सकता है, और शायद वो ये पहला और आखिरी ऑपरेशन होगा। इसके बाद वो ये काम क्यूबा में भी नहीं कर सकते, वो वेनेजुएला के बाद कोलंबिया में भी ये काम नहीं कर सकते, सही। इवन मैक्सिको में जो बिल्कुल उनकी सरहद से लगा हुआ है ये काम वहां भी नहीं कर सकते। वो उन्होंने कर लिया एक काम, इसलिए कि आसान हदफ था, आपकी पूरी नेटवर्किंग थी वहां पे, आपकी सारी जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस थी वहां पे काम कर रही थी, फिर अंदर के लोग आपके साथ मिले हुए थे। अब सब जगह तो ये मुमकिन नहीं। अब आप ग्रीन लैंड के हवाले से इसी तरह की बातें जब अमेरिका ने करनी शुरू की हैं, तो पूरा यूरोप उसके खिलाफ हो गया। सही। और ग्रीनलैंड, डेनमार्क ने और ग्रीनलैंड के वजीर आजम ने शदीद मजम्मत की है। आज भी उन्होंने कहा जी हम हमला नहीं करना चाहते, हम तो खरीदना चाहते हैं। यानी ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम तो हमला नहीं वो तो करना, हम तो कनाडा को भी खरीदना खरीदना चाहते हैं। चाह रहे हैं, वो तो सभी को खरीदना चाह रहे हैं। बस आप देखें ना, ये आदमी जब से आए, ये वो हमारे एक दोस्त हैं, एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये दूसरा हिटलर है, और ये बिल्कुल ही बिहेविंग लाइक हिटलर। तो ये सेकंड हिटलर हमें मिल गया, और इसकी वजह से दूसरी आलमी जंग के इम्कानात बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे तो ना चाइना बर्दाश्त करेगा, ना रूस बर्दाश्त करेगा, ना आपका अपना पड़ोसी मुल्क कनाडा बर्दाश्त करेगा। सही। जो ताकतवर ममालिक, इवन देखें कि बरतानिया तो अमेरिका के साथ साथ था, यानी उसके उसकी समझ लो कि एक उसी सोच का एक दूसरा मुल्क है बरतानिया। जी। अमेरिका के साथ रहा है हमेशा से। लेकिन जिस दिन उसने वेनेजुएला पे हमला किया और वहां के सदर के साथ ये काम किया, तो बरतानिया ने डिस्टेंस किया अपने आप को कि भाई नहीं, हम इनके साथ नहीं, हमें नहीं पता ये सोलो फ्लाइट लिया इसने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहले ही दिन उसने 2 घंटे के बाद बयान आ गया था बरतानिया की हुकूमत का। और दूसरा, बरतानिया की हुकूमत ने इस मामले में, ग्रीनलैंड के मामले में भी एहतजाज किया है कि भाई आप कैसे कर सकते हैं वहां से आके इधर के हमारा ही है। क्योंकि वो कहते हैं कि ये नेटो का हेडक्वार्टर हमने बनाया हुआ था, ये नेटो फोर्सेस वहां पे थी, तो इसलिए हम ये हमारा हो गया। और ये तो कोई जवाब नहीं है यार। तो मेरा ख्याल है कि वो रियाज साहब, जस्ट टू ये कंक्लूड, मेरा आखिरी 1 मिनट है, मुझे बता दें, अल्लाह ना करे ईरान में कोई चीज ऐसी हो जाती है, कोई फ्लैश पॉइंट बन जाता है, कोई मजीद वहां पे एक रैली बन जाती है, या कोई जंगी सूरत हाल बन जाती है, इस वक्त पाकिस्तान कितना तैयार है इस फ्रंट को लेके? क्योंकि ऑलरेडी एक इंडिया वाला फ्रंट स्ट्रेस्ड है, और ईरान वाला फ्रंट अगर ये भी एक खुल जाता है या इधर कोई एक इंतशार हो जाता है, तो पाकिस्तान कितना तैयार? जस्ट लास्ट 2 मिनट्स। देखिए, जो ईरान और इसराइल की जंग थी ना, वो भी पाकिस्तान ने खत्म करा। पाकिस्तान ने मीडिएशन की थी अमेरिका, इसराइल और ईरान के सही। दरमियान, मतलब ब्रिजिंग की थी। और मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त भी ब्रिजिंग के लिए तो बड़ी अच्छी पोजीशन में है पाकिस्तान, और वो हम्म। मीडिएशन मीडिएशन करेगा, वो ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अपनी सफरतकारी करेगा। सही। पाकिस्तान जंग में नहीं कूदेगा, पाकिस्तान जंग का हिस्सा भी नहीं बनेगा। आप ये समझते हैं कि अगर अमेरिका ने वो कार्रवाई की कि वो वहां से उठा के खामनाई को पाकिस्तान में ला के रख के और यहाँ से ले जाएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन। पाकिस्तान विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, जो भी वॉर की पोजीशन है इसका वो हिस्सा नहीं बनेगा, और ना उसको बनना चाहिए। तो पाकिस्तान इस हवाले से सेफ साइड पे है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच रियाज आजिज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पे आपने गुफ्तगू सुनी। सो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला क्या हैं, बैरूनी चैलेंजेस क्या हैं, और सब में एक चीज़ बड़ी आम है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सब होगा तो पाकिस्तान ये सारे चैलेंजेस से बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकेगा। उम्मीद करता हूँ आपका आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मेजबान इनको इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।